हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं और उसी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा था हमारा। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को बात कर रहे थे। तो कल हमने जल ट्रांसपोर्टेशन की बात करी। तो कल जल में हम जो छोटी छोटी नदियां हैं, झीलें हैं, उनको भी देख लिया। जैसे कल हमने जो था, आपको पता होना चाहिए, हमने स्वेज के विषय में देखा और स्वेज के साथ साथ जो आपकी पनामा कैनाल है उनको भी हमने आपका देख लिया। इन सबको देखने के बाद कल हमने राइन, जो आपका जर्मन की जो एक प्रमुख नदी है, तो राइन रिवर क्या करती है, अपना एक आउटफ्लो बनाती है, उसके माध्यम से भी ट्रेड होता है। उस ट्रेड को भी हमने जानने का प्रयास किया। क्लियर है। और राइन कहाँ कहाँ से होकर बहती है, किसके क्षेत्र से निकलती है, ये हमने देखा और उसको देखने का, जानने का प्रयास किया। ये जर्मन में राइन कहाँ से निकल रही है, क्यों प्रभावित हो रही है, ये हमने देख लिया। ठीक ठीक। और ये 700 किलोमीटर लंबा एक नौका है। क्लियर है। जो रूर नदी क्षेत्र में आकर आपका मिलता है। कोयला संपन्न है, बेसिन है, इनको हम देखते हैं और क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न क्षेत्र है। और डेल्डस डोकस राइन नदी पर स्थित पतन है और इसमें फैली हुई पट्टी है और वस्तुओं का जो अपमान है, जो विश्व जलय है, ये हमको देखना है। अत्यधिक चीजें हैं, कैसे कैसे हो रहा है, ये हमको आप ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं। डेवियस जलमार्ग यह महत्वपूर्ण है कि आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोप के भाग में अपनी सेवा देता है। तो डेवियस जलमार्ग कहाँ है, जो पूर्वी यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप में ये सेवा देता है। डेविस नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टार्टन सेरेवियन नौकाएं हैं जो मुख्यतः निर्यात की गए हैं। गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर है। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। इतना आप देखिए। इसके बाद है वोल्गा, बड़ी फेमस है वोल्गा। अब आपको पता होना चाहिए वोल्गा कहाँ की है। तो वोल्गा रूस में, और रूस में अधिकतर संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं। वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वोल्गा 11,200 किलोमीटर लंबी नौका की सुविधा प्रदान करता है। कैस्पियन सागर से मिल जाती है और वोल्गा मॉस्को की नहर, मोरक्को प्रदेश में, इन सब में बहती हुई हम इनको जुड़ाव जो है आपका देख सकते हैं कि भाई, और वोल्गा कहाँ कहाँ पर बह रही है। क्लियर है। वृहद झीलें सेंट लॉरेंस नदी, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर बह रही हैं, और सेंट लॉरेंस जो रिवर है उसका आउटफ्लो कहाँ कहाँ पर है, ये हम देखेंगे। तो सेंट लॉरेंस को आगे बढ़ते हुए सबसे पहले डेनिस और वोल्गा, और उसके बाद जो कल हमने पनामा और जो है स्वेज नहर के बारे में पढ़ा है। कुछ पूछना है इतना आप इसमें, ये वाले जो कुछ आपके जलमार्ग थे आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़े। देख लिया, ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ जाए। तो हमने कहा तक देख लिया, वोल्गा को हम लोग पढ़ रहे थे। अब वोल्गा के बाद हम सेंट लॉरेंस, और आपको बताना चाहिए सेंट लॉरेंस कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका। और ये सुपीरियर, होनरियो, इरी, ओंटारियो और सू नहर और आपका वेटलैंड द्वारा जोड़ी गई है तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती है। सेंट लॉरेंस नदी में ऐश्वर्य बृहत झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन डुलुप, गोल्फो और सर्वाधिक समुद्री पतन संयुक्त है। इस प्रकार विशाल समुद्र की जल से महाद्वीप आंध्री भाग मॉन्ट्रियल तक नौकाएं है। कैसे है, यहाँ तक आपका नौका परिवहन आपका उपलब्ध है। परंतु नदियों पर कुछ छोटे छोटे प्रपात और कुछ मालभाग पोत का लादने पड़ते हैं और इनके लिए कितने मीटर तक गहराई आपका ये चीजें बनी हुई। ठीक। तो इतने तक इसकी गहराई है, इतने तक ये सारी चीजें। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, वो है मिसिसिपी जलमार्ग।
कैसा है? मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओंटारियो जलमार्ग यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों के दक्षिण के मैक्सिको की खाड़ी के साथ है। तो मिसिसिपी जलमार्ग कहाँ है? तो यूएस से। अभी हम कौन सा देख रहे थे? सेंट लॉरेंस। ये भी आपका यूएसए में ही था। क्लियर है? और कह रहा है कि ये आंतरिक भागों में दक्षिण में मैक्सिको खाड़ी के साथ जुड़ता है और लंबे स्टीमर समझते हो? एक जहाज का प्रकार है जो स्टीमर होते हैं, स्टीमर के साथ मार्ग में मोनोपोलिस तक जाते हैं इन क्षेत्र। ठीक, इसके बाद है वायु परिवहन। वायु परिवहन की तीव्र संसाधन, परंतु यह अत्यधिक महंगा है। तीव्र होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसको वार्ता देते हैं। मूल्यवान जहाजी को भारी तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जाता है। कई बार अगम्य क्षेत्र तक पहुंचने में ये एक सघन होता है। कैसे होते हैं? कोई क्षेत्र है उस तक पहुंच रहे हैं और कैसे होते हैं? यह एक सघन अगम्य होते हैं। ठीक, या वायु परिवहन के संपर्क में इसने क्रांति ला दी। हिम पर्वतों, हिम क्षेत्रों तथा विस्मक भूगतों पर आपका विजय प्राप्त करने की ली गई है। वृद्धि हुई है। वायुयान में जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुई है। उत्तरी कनाडा और एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन, एमलोम अथवा भारी हिमपात के कारण मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा एक विकल्प मात्र है। वायु मार्गों में अत्यधिक सामरिक महत्व होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले तथा इसके साक्षी वायु मार्ग तंत्र को तेजी से फैला रहे हैं और वो तेजी से आपका विकसित भी हो रहा है। क्या हो रहा है? तेजी से आपका विकसित हो रहा है। ठीक, तो ये तो कहानी वो रही जो आपने देखी कि किस प्रकार से जो नदी मार्ग हैं उनके माध्यम से ये ट्रेड जो आपका हो रहा था, उन ट्रेड की कहानियों को हमने पढ़ा, उन कहानियों की ट्रेड को हमने देखा। वायु मार्ग के निर्माण और उनके कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित और सुविकसित विमानशाला भूमि पर उतारने, ईंधन रखने और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पथों का निर्माण अत्यधिक खर्चीला है और इन्हें देश में अत्यधिक औद्योगिकरण, अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध विकसित हुए। वर्तमान में कोई भी 35 घंटे में अधिक दूरी नहीं है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि लोगों के कारण संभव हुआ है। वायुयान बनाने उखाड़ते हुए वर्षों में महीनों के स्थान पर बहुमार्ग यात्रा अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नियत वायु सेवा उपलब्ध है। यह मतलब कंटिन्यू मिलती है। ठीक, और ब्रिटेन का संयुक्त राज्य में अनुकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय नगर उड्डयन का विकास है और आज लगभग 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस है। कैसा है? 250 से अधिक मुख्य एयरलाइंस है। ठीक, तो आपको दिखाई देगा कि 250 से अधिक एयरलाइंस है। हर तरीके से वो डेवलप में अपना काम कर रही हैं। आप घंटों से सेकंडों में और अपना काम उपलब्ध होता है। मिनटों में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हो, जा सकते हो। क्लियर है? चलिए देख लिया। विश्व के विभिन्न भागों में नियत सेवा प्रदान करता है। कह रही जो एयरलाइन है वो विभिन्न भागों में आपका नियत सेवा प्रदान करता है। हाल ही में हुए वायु विकास वायु परिवहन मार्ग बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर देते हैं। कहां से? लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटों में अब तय किया। कितने? 3.5 घंटे। आंतरिक महामार्ग उत्तरी गोलार्ध में अंतर्द्वीपीय महामार्ग सुस्पष्ट और पूर्व पक्ष पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया वायुमार्ग का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल 60% भाग का प्रयोग केवल अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम,
सिंगापुर नौगढ़ बिंदु हैं जहां पर आभारित रहता है अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग, दक्षिण अमेरिका में वायु सेवा का अभाव है। गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री, मध्य की अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण वायु सेवा कैसी है? उपलब्ध है। क्या है? ये वायु सर्विसेज, जो वायु यान की सेवा है वो आपको उपलब्ध है। क्लियर है? कहाँ कहाँ पर है आप इस पर अच्छे से देख सकते हैं। तो एक बार आप पीछे देखिए कि किस प्रकार से हम ये सारी सेवाओं को निर्माण है वो किस प्रकार हो रहा है, कैसे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान सुगमता से जा रहे हैं। देखिए यार, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग इनको देख रहे हैं। अब बात करते हैं पाइपलाइन की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन क्या है इसको समझेंगे। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थ में आबादित प्रवाह और परिवहन के लिए का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सभी परिचित है, पर विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस एलपीजी का आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा की जाती है। पाइपलाइन का प्रयोग तरल कोयले के परिवहन, जो आपका लिक्विड कोयला होता है, न्यूजीलैंड के फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध की पाइपलाइन को भेजा जाता है। अब देखिए, कहीं पर आपने सुना है पानी की पाइपलाइन जो हमारे यहाँ, कहीं पर गैस पाइपलाइन है, कहीं पर लिक्विड कोयले की पाइपलाइन है, और न्यूजीलैंड में तो फार्मों से फैक्ट्रियों तक जो दूध जाता है वो पाइपलाइन से जाता है। सोच के देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्र और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल जो है पाइपलाइन से, उत्पादक यानी कि जो तेल को उत्पादन कर रहा है, उपभोग यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन तक तेल कैसे? पाइपलाइन के माध्यम से जाता है। तो बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है। क्या नाम है? बिग इंच। एक पाइपलाइन का नाम रखा गया बिग इंच। क्या है? ये भी एक प्रकार की पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। तेल के कुओं को उत्तर पूर्व में के राज्यों के तेल में ले जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन कुल टन का 17% भाग पाइपलाइन के द्वारा ले जाता है। तरल पदार्थ गैस जैसे जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस की आबादिता के रूप में इन पाइपलाइन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कैसा है? हम मुख्य रूप से इनका प्रयोग करते हैं। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया, भारत में पाइपलाइन का प्रयोग तेल के कुओं के परिष्कृत शालाओं, पतनों, घरेलू बाजार को जोड़ने के लिए किया जाता है। और एशिया में तुर्कमेनिस्तान पाइपलाइन, ईरान, चीन के कुछ भागों तक ये बढ़ाई जा रही है। कैसा है? उन तक। ठीक। और प्रस्तावित भारत ईरान वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल प्राकृतिक पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। तो अगर पूछ लिया जाए विश्व की सर्वाधिक लंबी प्रस्तावित पाइपलाइन कौन सी है, तो ईरान भारत वाया पाकिस्तान जो आपका पाइपलाइन है ये सबसे लंबी होगी। तब आपको पाइपलाइन का मतलब समझ आया कि पाइपलाइन है क्या, किस तरह से काम करती है और क्या इसकी व्यापकता है, ये आप इसको समझेंगे कहां कहां पर हम इसको यूज करें। देखिए इसको एक बार आगे बढ़े। चलिए अब आप ये उस समय के जो प्रमुख पोर्ट है, एयरपोर्ट, उनकी बात करें। देख रहे हो आप कहां कहां पर है? उत्तरी अमेरिका, ये देखिए प्रशांत वाला रीजन है, ये अफ्रीका का रीजन है। ठीक है, इन सारे रीजन को आप देखिए। ठीक, कहां कहां पर फ्लाइट आती है। ठीक, और ये आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप हो गया। क्लियर है? और ऑस्ट्रेलिया। यहां आपको दिखाई देगा कि कैसे एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं टोरंटो एक बहुत फेमस एयरपोर्ट है यूएस का। टोरंटो, शिकागो, न्यूयॉर्क, बोस्टन। बोस्टन का नाम तो सुना ही होगा कि हम
आप यूएस में कहाँ उतरोगे कि हम बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे, तो कहाँ उतरे? बोस्टन। क्लियर है? न्यूएलिस एयरपोर्ट, फोर्थ वर्थ, हंट, मैक्सिको सिटी। तो ये सारे ऐसी जगह हैं जहां पर एयरपोर्ट डेवलप हैं। क्लियर है? अगर आप भारत में आ रहे हैं तो आप कहाँ जाओगे? आपका हो गया तो नई दिल्ली जा रहा हूँ, अमृतसर उतरूंगा, कोलकाता उतरूंगा, मुंबई उतरूंगा, चेन्नई उतरूंगा। ये तो प्रमुख एयरपोर्ट है। आप कहेंगे अब मैं नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर कहाँ उतरूंगा? नोएडा जेवर एयरपोर्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यूक्रेन की ये प्राकृतिक पाइपलाइन है। देखिए यूक्रेन जिससे अभी रशिया का युद्ध चल रहा था, ऐसे जो है आप देखेंगे ये पाइपलाइन यूक्रेन में प्राकृतिक गैस परिवहन का पाइपलाइन है। ठीक, ये तो संचार का हो गया, और सॉरी परिवहन का। अब थोड़ा संचार को देखते हैं, क्योंकि संचार टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यही संचार कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है, जिनके लिए टेलीग्राफ टेलीफोन महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? टेलीग्राफ टेलीफोन में। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका और उपनिवेश का साधन बना है। अमेरिका और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी आपका टेलीग्राफ और आपका टेलीफोन कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग में एक अधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारण बन गया है। कैसा बन गया है? नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बन गया है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना। तो टेलीफोन ने क्या किया है? बहुत विकास और उत्कृष्ट रूप में आया है। ठीक है, और फर्मों ने अपने कार्यों को नगर मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया है। अपनी शाखाओं और कार्यालयों को छोटे नगरों को खोल दिया है। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रह द्वारा संभावित रूप से बनाया सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। कैसा है? ग्रामीण संपर्क। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला मुख्य परिधान ऑप्टिकल फाइबर तारों का प्रयोग है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करती हुई कंपनियां पूरे विश्व में आर्टिफिशियल तारों को सम्मिश्र करने के लिए तांबे के तार वाली प्रणालियों को उन्नत किया है। कैसे है? जो तांबे के तार हैं उन सारी प्रणाली को उन्नत किया। इन आंकड़ों को विशाल मात्राओं में तीव्र दशा से सुरक्षा पूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीय के साथ संरचना में धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समग्र नेटवर्क बना जिसने इंटरनेट के नाम से जाना गया। कैसा है? जो आपका किसके नाम जाना गया? जो इंटरनेट के नाम से जाना गया। क्लियर है? ये आपको देखना है। आपको क्लियर आएगा इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, चाहे चीजें हल्की हल्की उन्नत हो रही है। अब तो ऑप्टिकल फाइबरों की तार आ रही हैं, वो तारें किस तरीके से काम कर रही हैं ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे आज के जमाने की अगर आप बात करोगे, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह संचार, इंटरनेट पृथ्वी के सबसे विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों में 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। कितना है? 1000 करोड़ लोगों को जोड़ रहा है। ठीक, 1970 से संयुक्त राज्य ने एवं पूर्वीय सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी शोध किया। तो सबसे पहले सैटेलाइट भेजने में कौन रहा? यूएसए, और उसके बाद जो रूस है 1970 में। तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाला संचार की तकनीक के क्षेत्र नवीन युग आरंभ किए। पृथ्वी की कक्षा और कृत्रिम उपग्रह की सफलतापूर्वक परीक्षण करने के लिए अब गोल को उन दूरस्थ को जोड़ दिया गया, यथायथ वहां सीमांत किए गए, और इस तकनीक का प्रयोग दूरी के संबंध में इकाइयों को मूल्य और समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया।
इसका तात्पर्य है कि 500 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाले संचार में लगे वाले लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किमी की दूरी तक संचार में लगातार बराबर रहेगा। कितना इसमें ये रहेगा। तो आप संचार को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बढ़ा और फला है। आप यहाँ पर मैं थोड़ी सी दौड़ाए तो आपको क्लियर होगा कि संचार या ऑप्टिकल फाइबर ने किस प्रकार से बदलाव किया है। ठीक, तो ये सारी चीज थोड़ी सी आपको इसमें ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत में अब बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1989 को भास्कर 179 और उसके बाद रोहिणी का परीक्षण किया 1980 में। 18 जून 1981 को एलिस एंड पैसेंजर लॉर्ड एक्सपेरिमेंट का परीक्षण हुआ, जिसको एरियन रॉकेट द्वारा गया गया। भास्कर चैलेंजर इनसाइड बी में लंबी दूरी की सूचनाओं और रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया गया। कैसा है? उनको आपका अत्यधिक आपका प्रभावी बनाया। ठीक, आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम के बाद भविष्यवाणी का एक वरदान मिल गया। कैसा है? एक भविष्यवाणी का जो वरदान है वो आपको मिल गया है। देख लिया? साइबर बेस इंटरनेट, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WW। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये WW की फुल फॉर्म है। याद रहेगा? जैसे इंटरनेट द्वारा अब तक हुआ। इन सरल शब्दों में भेजने वाले और प्राप्त करने वाले शारीरिक संरचना बिना कंप्यूटर के सूचनाओं का परीक्षण और प्राप्त विद्युत अंकीय ज्ञान है, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर पेस हर जगह विद्यमान है। वह कार्यालय में, जल में चलती नौका, उड़ते हुए जहाज और वास्तव में कहीं भी इसका हम प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? हर जगह इसका प्रयोग हो रहा है। इसका साइबर स्पेस हो गया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक गति, उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो फिलहाल ये पेज थोड़ा बचा हुआ है, तो आप कंप्लीट कर लें। आई होप कि चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।